हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को फ्रॉम पीएमएफआईएस बुक। नेक्स्ट मुगल एम्परर जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है दैट इज मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसका टेन्योर मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, लगभग 30 साल का, 29-30 साल का। 1719 से लेकर 1748 तक ये विराजमान था। अब अगर इतने लंबे समय तक ये टिका हुआ है ना, उसके पीछे सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट जाता है। बताओ कौन है वो मयूर? उस बंदे का नाम? लॉयल, वफादार आदमी। सैयद ब्रदर्स लॉयल वफादार है? निज़ाम उल मुल्क, मलिक नहीं, निज़ाम उल मुल्क है। ठीक है, अब क्या होता है, निज़ाम उल मुल्क जो है वो इसके एम्पायर को, इसके कार्यकाल में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। वो भी एक लॉयल इंपॉर्टेंट पर्सन था, और उसके साथ वाले जो नोबल्स थे जिन्होंने सैयद ब्रदर्स को हटाया मुगल राजनीति से, वो भी लॉयल थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब मोहम्मद शाह का रूल जब स्टार्ट हुआ, शुरू में आपको पता है ये कितने साल का था जब सैयद ब्रदर्स इसको थ्रोन पर लेकर आए थे? मैंने आपको बताया ये सिर्फ 18 साल का था। अब 18 साल का नौजवान है, मुगल एम्परर बन गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये अभी गर्म खून है, मौज मस्ती वाला इंसान है। और लेटर मुगल्स के कंटेक्स्ट में दोस्तों याद रखना, सारे मुगल एम्परर्स का एक ही रवैया है, शराब और शबाब में डूबे रहने का। इसका जो पूरा नाम है ना, एक्चुअली मतलब वो सरनेम नहीं है, लेकिन एक टाइटल के साथ जो इसके पूरे नाम को बुलाया जाता है दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला क्यों? किसी भी इंसान को हम रंगीला क्यों कहते हैं? जो रंगरलिया मनाता है, अय्याशी में डूबा रहता है। तो इसको क्या लगता था, ये मेंटली सेटिस्फाइड होकर बैठा रहता था। इसको लगता था निज़ाम उल मुल्क है तो उसने सारा काम कर तो दिया है, मेरा सारा काम वो कर तो देगा। तो ये इनिशियली जब तक ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, 18 साल से होते हुए 20-21 साल तक हो रहा था, 30 साल का इसका रूल था। तो शुरू के इनिशियल साल ये बहुत रिलैक्स हुआ करता था, इसको कोई भी टेंशन नहीं थी कि सब कुछ निज़ाम उल मुल्क जो है वो संभाल रहा है, वो काफ़ी वफादार आदमी है। ठीक है, इसको उस पर ट्रस्ट था। बाद में लेकिन ये थोड़ा सा एंटी हो जाएगा निज़ाम उल मुल्क के। लेकिन निज़ाम उल मुल्क की एक बात को आप याद रखना, उसकी जो वफादारी थी शुरू से लेकर एंड तक मुगल एम्पायर के प्रति, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट उसी वफादारी के साथ काम करता रहा। चेंज अगर आया उसके प्रति तो वो मुगल एम्परर के अंदर आया, मोहम्मद शाह के अंदर। मोहम्मद शाह को इतना सोचना चाहिए था कि जो पर्सन जो है निज़ाम उल मुल्क, उसने उसको मर्डर से बचाया मोहम्मद शाह को, क्योंकि सैयद ब्रदर्स अगर चाहते तो मर्डर कर सकते थे। मुगल पॉलिटिक्स के अंदर जो दाग धब्बा लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सैयद ब्रदर्स के वजह से, सैयद ब्रदर्स को हटाया, रास्ते से साफ करा। अपनी पूरी लॉयल्टी वफादारी के साथ मुगल एम्पायर के लिए इस बंदे ने, निज़ाम उल मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, दिन रात एक करे। लेकिन मोहम्मद शाह का भी आप एटीट्यूड देखना कि इतना ज़्यादा वफादार जो पर्सन है, आप उसको बदले में दे क्या रहे हो। खैर, अभी हम इसके शुरुआती दौर की बात करते हैं। शुरू में जब मोहम्मद शाह का रूल स्टार्ट होता है एज मुगल एम्परर, तब मुगल एम्पायर की हालात जो थे उसके, वो कैसे थे? जो लोग थे भारत के, उनका रवैया कैसा था? वो मुगल एम्पायर की और मुगल एम्परर्स की अभी भी अच्छी खासी इज्जत करते थे, क्योंकि आप जानते हो कि नोबल्स के इन्फ्लुएंशियल रोल के बाद मुगल एम्परर्स का जो वर्चस्व था वो इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन लोगों के मन में जो प्रेस्टीज और दो रिस्पेक्ट वाली जो भावना थी मुगल एम्परर्स के लिए, वो अभी भी थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जो मुगल आर्मी जो थी वो अभी भी अच्छी खासी स्ट्रांग थी। और अगर हम बात करें मुगल आर्मी का, एक कौन सा फैक्टर बहुत स्ट्रांग था? वो था आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? गन्स, बेसिकली बंदूकें, तोपें वगैरह, ये जब तो ये जो चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं आर्टिलरी। वैसे आर्मी के साथ ना दोस्तों दो वर्ड्स और एसोसिएट करे जाते हैं, स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है वर्ड इन्फेंट्री, और एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज कैवेलरी।
ईशा क्या फर्क होता है दोनों में, इन्फेंट्री और कैवेलरी में? सुना होगा ये, एनसीईआरटी वगैरह के लेवल से लगातार करवा रहा हूं मैं। ये मयूर क्या फर्क होता है इनमें, इन्फेंट्री और कैवेलरी में? हाँ, इन्फेंट्री जो होता है क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मयूर ने कहा, जब आप पैदल फुट पर लड़ाई करते हो उसको कहते हैं इन्फेंट्री। तो यानी कि इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, ठीक है। फुट सोल्जर जो है दैट इज नोन एज इन्फेंट्री। एंड व्हाट अबाउट कैवेलरी? कैवेलरी कौन होता है? घुड़सवार, ठीक है। इनको आप कहते हो हॉर्स सोल्जर्स, जो घोड़े पर बैठकर लड़ते हैं, ठीक है। हाथी भी हो सकते हैं, मतलब वो आपने अंजलि ठीक है, लेकिन जनरली कैवेलरी टर्म इज एसोसिएटेड विद घुड़सवार, जो घोड़े पर बैठकर जो हॉर्स सोल्जर्स होते हैं उनकी बात होती है यहां पर, ठीक है। लेकिन जो आर्टिलरी है, आर्टिलरी मींस बंदूकें वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको तीनों टर्म बता दिए, इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड आर्टिलरी, ठीक है। तो आर्टिलरी स्ट्रांग थी मुगल आर्मी की, लोग इज्जत करते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा बेकार होता जा रहा था, लेकिन फिर भी इट वॉज गेटिंग वर्स, लेकिन फिर भी इट वॉज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से उसका खात्मा नहीं हुआ था। अभी भी मोहम्मद शाह जैसी पावर में आता है, सब कुछ अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। किसने? निजाम उल मुल्क ने बचाकर रखा हुआ था। मतलब जितना एम्पायर बच पाया ना, सारा का सारा क्रेडिट उसको उसका निजाम उल मुल्क को जाता है, ठीक है। और जो मराठा जो लीडर थे, उनकी नजर आज भी हिंदुस्तान के तख्त पर नहीं थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कम टू नॉर्दर्न इंडिया एंड रूल फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। दे वर स्टिल कन्फाइंड टू द साउथ। दक्षिण भारत में ही वो विराजमान थे और उनको एक ही जगह से प्यार था। अभी आपने देखा जो शाहू के साथ एग्रीमेंट हुआ था, स्वराज मिल गया था, 6 प्रोविंसेस मिल गए थे, चौथ और सरदेशमुखी हर एक जगह से वो कलेक्ट कर सकते थे। तो दे वर कन्फाइंड टू डेक्कन रीजन ऑफ साउथ, ठीक है। वो डेक्कन के अंदर ही विराजमान थे, खुश थे और मुगल एम्पायर से भी खुश थे, ठीक है। राजपूत रूलर जो थे, दे वर स्टिल लॉयल टू द मुगल डायनेस्टी। तो सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, खराब होने की कोई यहां पर बात ही नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमने पढ़ा कि लेटर मुगल्स का टॉपिक जैसे ही हमने स्टार्ट करा, इवन मतलब इनफैक्ट अगर हम बात करें औरंगजेब की डेथ से पहले जो उसका डिक्लाइनिंग फेज था मुगल एम्पायर का, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन खराब होने लगा था और बद से बदतर हो गया था सैयद ब्रदर्स की डेथ के टाइम तक, यानी कि फारूक सियार तक। अब क्या होगा, मोहम्मद शाह को निजाम उल मुल्क लगातार दोस्तों समझाएगा कि सर पूरी कमी जो है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसकी वजह से हमारी तिजोरियां भी नहीं भर पा रही हैं, बेफिजूल की खर्ची को रोकते हैं, ठीक है। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिफॉर्म करते हैं ताकि आप और आपके बाद वाली जो पीढ़ियां हैं, हंसी खुशी जो आपका वर्चस्व था वो कायम रहे, हंसी खुशी आप लोग रूल कर सको और पूरी मुगल एम्पायर के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। शुरू में मोहम्मद शाह बहुत इंप्रेस होता है निजाम उल मुल्क के इस एटीट्यूड से, इस वफादारी वाले रवैये से, ठीक है। लेकिन मोहम्मद शाह जो था वो रंगीला था, रंगरलियों में बिजी रहता था, शराब शवाब, लड़कियां, दारू, मदिरा, धूम्रपान करना, इन सब का बहुत शौक था। छोटा ही था क्योंकि 18 साल का था, इतने बड़े पोस्ट पर उसको बिठा दिया गया था सैयद ब्रदर्स के द्वारा। तो दिमाग में ये था कि भाई अभी तो मेरे मौज मस्ती करने के दिन है, मैं क्यों इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालूं, ठीक है। तो इसको टाइटल दिया जाता है रंगीला, ड्यू टू हिज लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ठीक है। रूल तो इसका काफी लंबे समय तक रहा, नियरली 30 ईयर्स तक, लगभग 30 साल तक। और ये लास्ट चांस था कि मोहम्मद शाह अगर संभाल सकता, मुगल एम्पायर को डिक्लाइन होने से बचा सकता तो वो बचा लेता। लेकिन एक हिंदी में एक लाइन होती है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि जो है आपको विनाश की तरफ, आपकी जो किस्मत है, आपकी जो लाइफ है, जब आपको वो विनाश की तरफ लेकर जाना चाहती है तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो ये लास्ट चांस था कि मुगल एम्पायर को अगर कोई बचा सकता था तो वो मोहम्मद शाह बचा सकता था, बीइंग अ मुगल एम्परर। लेकिन ही वॉज नॉट द मैन ऑफ द मूवमेंट। विनाशकारी विपरीत बुद्धि का रिजल्ट ये रहा, इसको सब कुछ मिला था, ठीक है। सब कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, इसके पास एक वफादार व्यक्ति था निजाम उल मुल्क, जो कि
अगर ये उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करता कुछ और सालों तक, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को या मुगल एम्पायर को डिक्लाइन होने से बचा लेता। तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग एबल वजीर्स, निजाम उल मुल्क को वैसे इसने अपना वजीर बना लिया था, ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, निजाम उल मुल्क हैड बिकम द वजीर इन 1722, ठीक है, वो बन सकता था, थोड़े टाइम के लिए इसने बनाया भी, ऐसा कई कई बुक्स हमें बताती हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको ना इसकी बुद्धि में एक चीज आई कि मैंने पहले भी देखा है सैयद ब्रदर्स को कि वो भी नोबल्स थे और उन्होंने किस तरीके से हम मुगल एम्परर्स को नचाया और इवन फारूक सियार का मर्डर करा। इसको शुरू में जो ट्रस्ट था निजाम उल मुल्क के ऊपर, इसने वो ट्रस्ट खोने लगा, इसकी बुद्धि किसी और तरीके से वर्क करने लगी और उसको लगा निजाम उल मुल्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा बनता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नोबल बनता जा रहा है, कहीं मैं भी उसके हाथों पपेट ना बन जाऊं। जो भी इसके मन के अंदर आया हो, तो मुगल तो जो निजाम उल मुल्क था वो क्या था, वो बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना चाहता था, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना चाहता था और इसको हमेशा बचाता था कि सर आप ना, मतलब मोहम्मद शाह को कहता था आप ना इधर उधर के जो लोग होते हैं उनकी बातों पर विश्वास मत करा करो, आप फालतू के नोबल्स को निकाल दो उनकी ऑफिशियल पोस्ट से, आपको ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो इसको लगा भाई ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों सिखाने लग गया है, भाई ये कोई बाप थोड़ी ना मेरा जो हर बात में मुझे बताया जा रहा है, हर चीज़ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और निज़ाम उल मुल्क ने से ये भी पूछा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बहुत विग्रस तरीके से रिफॉर्म करना चाहता हूं, मैं पूरी तरीके से जो बर्बादी देखता हूं मुगल एम्पायर के अंदर, जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो और एडमिनिस्ट्रेशन को हम पूरा का पूरा रिफॉर्म करते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह को इसकी बातों पर ट्रस्ट ना आते हुए जो बेकार वजीर जो थे उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगा और वो इन्फ्लुएंस में आ गया मोहम्मद शाह ऑफ करप्ट एंड वर्थलेस नोबल्स। निजाम उल मुल्क जैसों को उसने दरकिनार कर दिया कि भाई तू मेरे को मत सिखा, दूसरे लोग जो मुझे बात सिखा रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया है, ऐसा मोहम्मद शाह को लगने लगा। निजाम उल मुल्क जो है वो 1722 के अंदर वजीर बन जाता और उसने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बहुत विग्रस तरीके से लेकर आना चाहता था। वो जानता था किसी भी वक्त जो है आखिरी पहिया मुगल एम्पायर को संभालने का जो नीचे टिका हुआ है, हमारे पूरे एम्पायर का जो नीचे एक बेस है, वो अगर सरक गया तो ये ढांचा पूरा का पूरा मुगल एम्पायर का बिखर जाएगा। लेकिन अब जब आप किसी की बात ही नहीं मानोगे, वो तो फिर भी मान लो कि बहुत लॉयल है, वो अगर इसकी जगह कोई और होता, सैयद ब्रदर्स वगैरह होते, वो तो मोहम्मद शाह का कब तक का मर्डर कर चुके होते। तो इसको अच्छे से काम नहीं करने दिया गया। मोहम्मद शाह जो था, जब भी निजाम उल मुल्क कुछ भी अच्छा कदम रखना चाहता था, हमेशा उसके एफर्ट्स में एक बाधा पैदा करता था, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता था। आप अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, बार बार आपके काम में कोई नो स्पोक करे, आपकी पूरी इंटेंशंस प्योर है, सामने वाले का फायदा देख रहे हो, लेकिन आप जब ये देखोगे मैं जिसके लिए दिन रात एक करने के लिए लगा हुआ हूं, उसको अपना घर बचाना ही नहीं है, उसको जब मौत के घाट, मौत के मुंह में खुद जाना है, वो पूरे दिन शराब और शबाब में सामने वाला पर्सन डूबा हुआ है, तो आप उसको कितना सपोर्ट कर लोगे। मैं आपके लिए मान लो कि एफर्ट्स करता रहो, लेकिन मैं आपको ये देखूं कि भाई आप तो घूमते रहते हो, आप तो डेट्स पे जा रहे हो, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आप पे इतनी मेहनत कभी भी नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। सामने वाले के लिए एफर्ट्स तभी मारे जाते हैं जब सामने वाला जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा हो अच्छा। ये दुनिया का रूल है। आप ये सोचो कि आप इतने महान हस्ती हो कि आपके पीछे दिन रात कोई एक लगा रहेगा और सामने वाला तो पागल है, वो तो आपके लिए एफर्ट्स करता ही रहेगा, तो ये इसमें सबसे बड़े मूर्ख जो है वो आप होगे। सिमिलरली मोहम्मद शाह के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क के जो एफर्ट जो थे उसको देख नहीं पा रहा था। निजाम उल मुल्क बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करना चाहता था, वो भी स्लो तरीके से नहीं, बहुत विग्रस स्पीड के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन जब उसको लगा ठीक है भाई कुछ लेना देना ही नहीं है मोहम्मद शाह को, डूबे रहो शराब और शबाब में, सुनते रहो ईवल और करप्ट जो लोग हैं, जो फालतू के जो तुम्हारे नोबल्स हैं, उनकी बातें सुनते रहो। मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जा रहा हूँ दक्षिण भारत, और हैदराबाद में जाकर वो अपनी हैदराबाद स्टेट को फाउंड करता है, यानी कि बनाता है। लेकिन उसकी वफादारी इस टाइम पर भी मुगल एम्पायर के साथ बरकरार थी। उसने अपने आप को सेपरेट नहीं करा मुगल एम्पायर से, वफादारी आज भी वो कायम थी।
गुस्से में आ गया था वो बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है। तो ही गेव अप हिज ऑफिस, इसने कहा सर जी जयराम जी की, मैं चला दक्षिण भारत, मुझे रहना ही नहीं है, तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम्हें जो समझ में आया करना, तुम बचा सको इस एम्पायर को बचा लेना, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं विजनरी अप्रोच के साथ फ्यूचर देख पा रहा हूं ना मुगल एम्पायर का, वो शायद से आप नहीं देख पा रहे हो, और इसके विनाश होने का कारण अब आप ही बनोगे। ये जितने फालतू के नोबल्स पर जो कि करप्ट हैं, वर्थलेस है, आप इन पे यकीन कर रहे हो ना, आप देख लेना कि इसका अंजाम क्या होगा। और इसकी बातें बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह सही निकल कर गई, जो ये गुस्से में बोल कर गया था जब ये आखिरी दिन जा रहा था। एंड ही स्टैब्लिश्ड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन डेक्कन, डेक्कन चला गया ये, एंड ही फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। अच्छा खासा पोजीशन पे तो था ही, और इसके सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, ये उनके साथ गया और हैदराबाद एज अ सेपरेट स्टेट चलाने लगा। लेकिन वो मुगल एम्पायर से सेपरेट होकर नहीं थी, मतलब अपना रेवेन्यू वगैरह, अपना खर्चा वगैरह, अपना देखना, सब कुछ ये खुद अलग से करने लगा। वफादारी लेकिन आज भी इसने, इस टाइम तक भी, जब इसने हैदराबाद स्टेट को फाउंड करा डेक्कन के अंदर, इस दिन तक भी, इस टाइम तक भी अपनी वफादारी जो है वो नहीं खोई थी, मुगल एम्पायर के साथ बरकरार रखी थी। ठीक है, तो इसका मुगल एम्पायर से रूट कर जाना, मुगल एम्पायर से रूट के जाना, इसका जो डिपार्चर जो था वो एक सिंबल बना ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ जाना। किस चीज का उड़ जाना? लॉयल्टी एंड वर्च्यू का उड़ जाना फ्रॉम द मुगल एम्पायर। आखिरी बंदा था, इतना लॉयल बंदा था, मोहम्मद शाह को ये सोचना चाहिए था कि अगर वो अपना खुद का कोई फायदा देखता तो वो सैयद ब्रदर्स के साथ नहीं मिल जाता, तुम्हारा मर्डर करवा देता, वो पावर शेयर कर लेता सैयद ब्रदर्स, उसको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते, पैसा दे देते। लेकिन सैयद ब्रदर्स को पूरा रास्ते से उसने हटवाया, पूरा अपना साम दाम दंड भेद जो भी वो जानता था उसने सब कुछ कराया, तुम्हें बचाया। ठीक है, तुम्हारे लिए हमेशा उसने अच्छे सुझाव दिए, ऊपर से मुगल एम्पायर की छवि को इंप्रूव करने की कोशिश करी, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करी। अब तुम जब इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो सामने वाला तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स मान ले। प्यार भी दोस्तों एक हद तक ही करा जाता है। सामने वाला, जैसे मतलब मान लो कि आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हो, बेइंतहा प्यार कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले का रिस्पॉन्स अगर आपको कुछ टाइम तक नहीं मिलेगा ना, वो प्यार नाम की चिड़िया आपके मन से उड़ जाएगी। इसकी वफादारी भी ऐसी उड़ गई थी मुगल एम्पायर के प्रति। तो इसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने ये देखा, कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स ने ये देखा कि भाई निजाम उल मुल्क जैसे बंदे को, इतने वफादार बंदे को मुगल एम्परर संभाल के रख नहीं पाया, तो दूसरे नोबल्स ने भी अपने अपने सेपरेट स्टेट बनाना शुरू कर दिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है वैसे प्रीलिम्स के अंदर कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जो कि मुगल एम्पायर की तरफ लॉयल्टी तो दिखा रहा था लेकिन एक नोबल ने सेपरेट स्टेट बनाया था अपना। तो डैट वॉज स्टेट ऑफ हैदराबाद विच वॉज फॉर्म्ड इन डेक्कन बाय मुगल नोबल निजाम उल मुल्क। ठीक है, और इसके साथ ही अब फिजिकल ब्रेकअप जो है मुगल एम्पायर का वो स्टार्ट हो गया था। बड़े सारे जो स्ट्रॉन्ग नोबल्स जो थे निजाम उल मुल्क को देखते हुए उन्होंने भी अपने अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे हैदराबाद तो बनाया निजाम उल मुल्क ने, अवध भी बना इसके बाद, और फिर स्टेट ऑफ बंगाल भी बना। ठीक है, स्टेट ऑफ बंगाल भी बना। वो अलग बात है कि देवर स्टिल लॉयल टू द एम्परर इन दिल्ली, या फिर मुगल एम्पायर की तरफ इनकी वफादारी आज भी थी। ये सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग नोबल्स की बात करी जा रही है, ये लॉयल नोबल्स थे टुवर्ड्स मुगल एम्परर एज वेल एज मुगल एम्पायर। ठीक है, ये सैयद ब्रदर्स की तरह कोई हरामजादे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुगल एम्परर को ना ही अपना ख्याल था ना ही मुगल एम्पायर को बचाने का ख्याल था। और ये जो फिजिकल ब्रेकअप अब जो स्टार्ट हो गया ना मुगल एम्पायर का, ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। और इसके साथ ही जो इतना बड़ा एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर था जिसको हम कहते थे द मुगल एम्पायर, वो अब विनाश के रास्ते पर आने लगा है। जो एक लॉयल्टी का छोटा सा पहिया लगा हुआ था, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निजाम उल मुल्क, उसको भी आपने निकाल फेंका, संभाल के रख नहीं पाए। तो मोहम्मद शाह ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली और एज वेल एज मुगल एम्पायर की भी कब्र खोदने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ पर PMFIS की बुक के अंदर हमसे एक क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप होते मुगल एम्परर इस टाइम पर 1720 के आसपास, ठीक है, 1720 के एरा में, तो आप कौन कौन से साम दाम दंड भेद, आप कौन कौन से हथकंडे अपनाते
जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते थे कि मुगल एम्पायर जो है उसका ढांचा ना ढह जाए, ना वो गिर जाए। तो बताओ भाई मयूर, ईशा, अंजलि, क्या अपनाते आप अगर आप मुगल एम्पायर होते तो? सबसे बड़ी बात तो देखो हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट मैं पोर्ट्रे करता हूं आपके सामने। भाई आप अगर मुगल एम्परर हो तो आपको सारी चीजों को एक तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आप किसी से भी कभी भी इंप्रेस मत हो। जैसे जो करप्ट ऑफिशियल्स जो थे, मोहम्मद शाह उनके इर्द गिर्द मतलब फंस गया, और निज़ाम उल मुल्क जैसे इंपॉर्टेंट नोबल को उसने अपने हाथों से खो दिया, उस पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। तो अब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो, आप ये देखो कि कौन आपके एम्पायर को बचाना चाह रहा है, उसको राइजिंग हाइट्स पे लेकर जाना चाह रहा है, और कौन जो है वो झूठे कस्में वादे कर कर अभी तक जिसने मुगल एम्पायर को गिराया है। तो आप जो है इंपॉर्टेंट लोगों को हमेशा हमेशा जो है वो एक अपने स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मानकर उसको देखो कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको तो मैंने कैसे भी करके रूट कर जाने नहीं देना है। मोहम्मद शाह ने कोई ज़्यादा फोकस करा भी नहीं कि निज़ामुल मुल्क जा रहा है तो जाए, भाड़ में जाए। ये रवैया नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दूसरा जो हम पढ़ रहे थे कि जो एक्सपेंसेस जो होते थे बेफालतू के, और एक्सपेंसेस जो मुगल एम्परर जो करते थे वो करते थे किस चीज़ के ऊपर, जैसे जागीर जो है वो बिना बात की बांटना, ठीक है वो। प्लस यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आ सकता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफस्टाइल है वो भी बहुत मैटर करती है। पर्सनल लाइफस्टाइल कैसे कि भाई आप अगर मुगल एम्परर हो तो आप किसी और से भले ही इंस्पिरेशन ना लो, अपने पूर्वजों से तो ले सकते हो। पूर्वजों में अगर हम बात करें, बाबर, जब भी युद्ध वगैरह कहीं होता था तो अगर आप बात करो जो भाजसा वाले कैटेगरी के जो ग्रेट मुगल एम्परर्स की जो कैटेगरी है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर की अगर हम स्पेशली बात करें तो जब भी युद्ध वगैरह कोई घोषित होने जा रहा होता था या लड़ाई झगड़े का कोई एक अनुमान इन लोगों को लग रहा होता था, बाबर उस टाइम पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना देता था। कोई भी धूम्रपान मदिरा का सेवन नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कोई हुक्का नहीं पिएगा। एज वेल एज आप उस टाइम पर किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, इवन अपने घर पर भी नहीं जा सकते आप, इवन आप अपनी बीवी के साथ रात को नहीं सो सकते हो, क्योंकि बाबर जानता था कि हर एक डिस्ट्रैक्शन जो है वो मुगल फोर्सेस के लिए भारी पड़ सकती है आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली मुगल फोर्सेस जो है वो सोल्जर से बनी हुई हैं, और सोल्जर्स अगर पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी एंटरटेनमेंट वाले स्टफ के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं तो उससे उनकी साइकोलॉजी खराब होगी और उसका असर रणभूमि के अंदर देखने को मिलेगा। तो पर्सनल लाइफस्टाइल जो है उसको भी इनको चेंज करके रखना, मतलब ये रख सकते थे, सोच सकते थे दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसके अलावा आप और भी पॉइंट सोच सकते हो, ठीक है। 3 मैंने पर्सनल अपने जो पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले मुगल एम्परर की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज अहमद शाह। 1748 से लेकर 1754 तक का इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।